राधे राधे दोस्तों, मैं आपको एक नाग कन्या की बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटे से गांव में एक शंकर नाम का एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहा करता था। वह अनाथ था क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और बिल्कुल अकेला उस गांव के एक कोने में छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता था। गांव के पास ही एक नदी थी। वह रोज़ सुबह उठकर नदी में जाल डाल देता था और दिन भर में जो भी मछलियां पकड़ पाता था उन्हें बेचकर जितने पैसे आते थे उसी में उसका गुजारा होता था। एक दिन की बात है, शंकर रोज की तरह अंधेरे में अपने घर से मछली पकड़ने को निकल गया। फिर नदी में जाल डालकर मछली फंसने के इंतजार में नदी किनारे चुपचाप जाकर बैठ गया। परंतु आज यह क्या, सुबह से शाम हो गई, अभी तक एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। ऐसा लग रहा था मानो नदी की सारी मछलियां गायब हो गईं। और यह देखकर शंकर बड़ा परेशान था। वह सोच रहा था, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक भी मछली नहीं फंसी हो। परंतु आज यह क्या, ना कोई छोटी और ना कोई बड़ी, एक भी मछली नहीं फंसी। अब वह क्या बेचेगा, पैसे कहाँ से आएंगे और गुजारा कैसे होगा। शंकर अब जाल निकालने वाला ही था कि उसे जाल में कुछ हलचल दिखाई दी। पास में गया तो जाल जोर जोर से हिलने लगा। उसने सोचा कि लगता है आज बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई है। चलो कोई बात नहीं, सुबह से शाम इंतज़ार किया परंतु आज एक बड़ी मछली तो फंसी। यह सोचकर शंकर ने जैसे ही पानी से जाल बाहर निकाला तो उसे जाल में एक बहुत बड़ा सा सांप दिखाई दिया। इतना भयानक सांप और डरावना सांप देखकर वो बहुत डर गया था क्योंकि ऐसा सांप उसने आज तक नहीं देखा था। सांप को देखकर शंकर डर कर पीछे भागने लगा और सोचने लगता है, इसी से नदी की सारी मछलियाँ खाली होंगी। तभी तो सुबह से शाम हो गई लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। अगर इसे नहीं मारा तो ये मछलियों के साथ साथ धीरे धीरे पूरे गांव वालों को खा जाएगा। हिम्मत करके शंकर जल से थोड़ा पास पहुंचा तो उसने देखा कि सांप पूरी तरह से जाल में फंसा पड़ा है। फिर भी उस सांप को उसकी अकेले मारने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा कि गांव वालों को बुलाकर इस सांप को मारा जाए। इधर शंकर गांव वालों को बुलाने के लिए जाने ही वाले था कि तभी वहां पर नाग कन्या अपने पिता को जाल में देखकर परेशान हो गई और फिर वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर शंकर के पास आ गई। शंकर ने उस नाग कन्या को देखा तो देखता ही रह गया। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उस नाग कन्या ने शंकर से नागराज को छोड़ने का आग्रह किया। तब शंकर ने कहा, नहीं नहीं, इसने नदी की सारी मछलियाँ खा ली हैं। अगर इसे नहीं मारा तो यह तुम्हें भी और मुझे भी, फिर सारे गांव वालों को खा जाएगा। इस सांप को मारना ही होगा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। देखो सुंदरी, तुम पीछे हट जाओ। तब नाग कन्या ने शंकर से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। शंकर ने कहा, सुंदरी, मैं भी तुम पर मोहित हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब उस नाग कन्या ने कहा कि शंकर, ये नाग मेरे पिता हैं। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तभी तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। तब मछुआरे ने नागराज को छोड़ दिया और नाग कन्या से विवाह करके अपने घर आ गया। अगली सुबह यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि सुंदर ने नाग कन्या से विवाह किया है। पूरे गांव में सबसे सुंदर दुल्हन शंकर की है। गांव में हो रही शंकर की तारीफें सुनकर उस गांव के सेठ को अच्छी नहीं लगी।
सेठ बहुत ही बदमाश था। वह सभी को परेशान करता था। वह खुद को उस गांव का राजा समझता था। गांव के लोग परेशान थे, फिर भी सेठ के डर के कारण कोई भी सेठ की शिकायत राजा से नहीं करते थे। और अब शंकर सेठ को परेशान करने लगा। सेठ ने शंकर से कहा कि कल सुबह हम दोनों एक एक टोकरी नदी में बहाएंगे और जिसकी टोकरी नदी के बहाव में उल्टी दिशा में मुड़ जाएगी वह गांव में रहेगा और दूसरा इस गांव को छोड़कर चला जाएगा। सेठ की इस शर्त को सुनकर शंकर परेशान हो गया और घर आकर सारी बात नागसुंदरी को बताया। तो नागसुंदरी को लगा कि अब सेठ इस गांव से बाहर निकाल कर ही रहेगा। सेठ तो गांव से बाहर जाने से रहा, परंतु कल सुबह अगर मेरी टोकरी नदी के बहाव के उल्टी दिशा में ना बही तो मुझे सेठ गांव से बाहर निकाल देगा। तब नाग कन्या ने शंकर से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी नागलोक जाती हूँ। मेरे पिता इस समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। तब नागसुंदरी नागलोक को चली गई। तब नागराज ने उसे एक सुंदर चमत्कारी टोकरी दी और कहा, यह कोई साधारण टोकरी नहीं है, यह एक चमत्कारी टोकरी है। इसे नदी में डालते ही यह नदी के बहाव से उल्टी दिशा में बहने लगती है। नागसुंदरी वह टोकरी लेकर घर आ गई और शंकर को वह टोकरी देते हुए कहा, ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, इसे नदी में डालते ही ये नदी के बहाव के उल्टी दिशा में बहने लगती है। अब तो तुम्हारी जीत पक्की है। अब अगले दिन सारे गांव वाले टोकरी का खेल देखने नदी के किनारे इकट्ठे हो गए। सेठ और शंकर ने जब नदी में टोकरी डाली तो सेठ की टोकरी तुरंत नदी में जाते ही डूब गई और शंकर की टोकरी नदी के बहाव में उल्टी दिशा में बहने लगी। सभी गांव वाले यह देखकर बहुत खुश थे कि सेठ हार गया। अब वह गांव छोड़कर बाहर चला जाएगा, परंतु सेठ ने अपनी हार नहीं मानी और कहा, शंकर तो एक मछुआरा है, वह मछलियां पकड़ने के लिए दिन भर नदी में ही रहता है, इसलिए बहाव की उल्टी दिशा में टोकरी बहाना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। फिर कुछ दिन बाद सेठ ने कहा कि अब शंकर को मेरे साथ मुर्गी का युद्ध लड़ना होगा। जिसका मुर्गा हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। शंकर फिर परेशान हो गया और घर आकर उसने सारी बातें नाग कन्या को बताईं और कहा कि लगता है कि सेठ तो अब मुझे इस गांव से निकलवा कर ही मानेगा। तब नाग कन्या ने शंकर से कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं अभी नागलोक जाती हूँ और वहाँ से एक मोटा ताज़ा मुर्गा लेकर आती हूँ। फिर नाग कन्या नागलोक जाकर एक मोटा सा ताज़ा मुर्गा लेकर आती है और शंकर से कहती है कि कल सुबह मुर्गे के युद्ध में तुम इसी मुर्गे को उतारना, देखना तुम्हारी जीत निश्चित है। अगली सुबह फिर गांव वाले इकट्ठे होकर मुर्गे का युद्ध देखने शुरू कर देते हैं। अब मुर्गा और मुर्गे का युद्ध शुरू हो जाता है। शंकर के ताकतवर मुर्गे के सामने सेठ का मुर्गा टिक नहीं पाया और शंकर मुर्गे की लड़ाई जीत गया। परंतु सेठ ठहरा बेईमान, उसने फिर अपनी हार नहीं मानी और कहने लगा कि शंकर का मुर्गा इस गांव का नहीं है, इसलिए मैं शंकर की जीत को नहीं मानता हूँ और अब शंकर को मेरे पहलवान के साथ मल्ल युद्ध करना पड़ेगा। अगर शंकर मल्ल युद्ध में हार गया तो उसे यह गांव छोड़कर जाना होगा और पहलवान हार गया तो मैं इस गांव से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अब गांव के सारे लोग इस रोमांचक युद्ध को देखने के लिए उत्साहित थे और सोच रहे थे कि ये शैतान हार जाए तो हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला जाए। सेठ अब इस मल्ल युद्ध की तैयारी में लग गया और 50 गांव में ढूंढकर सबसे ताकतवर पहलवान को बुलवाया।
जिसका नाम कालू पहलवान था। लोगों का कहना था कि कालू पहलवान अगर चाहे तो एक साथ 50 हाथियों को उठाकर पटक दे। कालू पहलवान को आज तक कोई भी युद्ध में नहीं हरा पाया था। यह सब सुनकर शंकर की भूख प्यास सब मिट गई। परेशान होकर शंकर ने नाग कन्या से कहा, सुंदरी, कल सुबह मल्लयुद्ध में मेरी मौत निश्चित है। मेरे मरने के बाद तुम नागलोक को लौट जाना। तब नाग कन्या ने शंकर से कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी नागलोक जाती हूँ और अपने पिता को इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। मैं उनको बताकर आती हूँ। तब नाग कन्या नागलोक जाकर अपने पिता को सारी बातें बताती है। तब नागराज ने उसे एक चमत्कारी ढोल और एक छड़ी प्रदान की, जिसे लेकर नाग कन्या अपने घर आ गई और शंकर से कहा कि कल सुबह जब तुम्हारे और कालू पहलवान के बीच मल्लयुद्ध शुरू होगा तो मुझे इशारा कर देना। इधर मल्लयुद्ध देखने के लिए गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए। तब तक इस रोमांचक मल्लयुद्ध की खबर उस गांव के राजा को भी लग गई थी और अब वह इस मल्लयुद्ध को देखने के लिए राजा भी वहां आ गया। अब मछुआरा शंकर और कालू पहलवान आमने सामने खड़े थे। तभी शंकर ने नाग कन्या को इशारा कर दिया और नाग कन्या अपनी झोपड़ी में बैठी जोर जोर से ढोल बजाने लगी। ढोल की आवाज़ सुनते ही कालू पहलवान नाचने लगा। कालू पहलवान की यह हरकत देखकर सभी लोग हंसने लगे। सुबह से शाम हो गई, कालू पहलवान नाचता ही रह गया। यह देखकर सेठ को शर्मिंदा होना पड़ा। राजा ने अब शंकर की जीत और सेठ की हार को घोषित कर दिया और उसे पूरे गांव वालों और राजा के सामने अपनी हार माननी पड़ी और शर्त के मुताबिक अब वह गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। शैतान सेठ के उस गांव से चले जाने के बाद शंकर मछुआरा अपनी पत्नी नाग कन्या के साथ खुशी खुशी उस गांव में रहने लगा और सभी गांव वाले सुख शांति से मिलजुल कर रहने लगे।